जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 8 दिसंबर 1930 की सुबह कलकत्ता में जीवन सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन दोपहर होते होते सब कुछ बदलने वाला था। राइटर्स बिल्डिंग, जिसमें आज पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्यालय है, जहां मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के कार्यालय हैं, उन दिनों यह बिल्डिंग अंग्रेज सरकार का मुख्यालय हुआ करती थी। उस दिन दोपहर को राइटर्स बिल्डिंग के मुख्य द्वार के सामने एक टैक्सी रुकी, जिसमें से 3 नौजवान उतरे जिन्होंने अंग्रेजी सूट पहने थे। कोट, पतलून, टाई और हैट पहने युवकों ने टैक्सी का किराया दिया और बड़े आत्मविश्वास से आगे बढ़े। दरवाजे पर तैनात पुलिस अधिकारी को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। तीनों नवयुवक सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां बंगाल के आईजी प्रिजन लेफ्टिनेंट कर्नल नॉर्मन सिम्पसन का कार्यालय था। सिम्पसन को जेलों में बंद क्रांतिकारियों को यातनाएं देने में बड़ा आनंद आता था। राजद्रोह के आरोपी कैदियों को वह स्वयं लाठी से पीटता था। कई बार वह दुर्दांत अपराधियों को क्रांतिकारियों पर आक्रमण के लिए छोड़ देता था। सुप्रतिम सरकार अपनी पुस्तक इंडिया क्राइड दैट नाइट अनटोल्ड टेल्स ऑफ फ्रीडम्स फुट सोल्जर्स में लिखते हैं कि एक बार सिम्पसन के कहने पर उन अपराधियों ने नेताजी सुभाष पर भी निर्दयता पूर्वक आक्रमण किया था जब वे जेल में बंद थे। इन सब घटनाओं के कारण क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि सिम्पसन ने जीने का अधिकार खो दिया है। प्रश्न यह था कि उसका वध कब, कहां, कैसे और कौन करे। यह भी निर्णय लिया गया कि सिम्पसन का संहार इस तरह और ऐसी जगह किया जाएगा जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलने लगे। तय हुआ कि राइटर्स बिल्डिंग, जो अंग्रेज सरकार की ताकत का प्रतीक थी, पूरी तरह सुरक्षित थी। जहां सिम्पसन का ऑफिस भी था, वहीं उसके ऑफिस में ही उसका वध हो। और इस दुस्साहसिक कार्य को अंजाम देने के लिए चुने गए 3 क्रांतिकारी, विनायक कृष्ण बासु, दिनेश गुप्त और बादल गुप्त, 8 दिसंबर 1930 की दोपहर को यही तीनों वीर सिम्पसन का वध करने राइटर्स बिल्डिंग में दाखिल हो गए थे। दोस्तों, विनय बासु का जन्म 11 सितंबर 1908 को मुंशीगंज जिले के रोहितभोग गांव में हुआ था। क्रांतिकारी हेमचंद्र घोष के संपर्क में आकर वे क्रांतिकारी बने थे और इससे पहले 29 अगस्त 1930 को ढाका मेडिकल कॉलेज में ढाका के कुख्यात आईजी पुलिस लोमन को सरेआम मौत की नींद सुला चुके थे। तब 15 मीटर के फासले से विनय बासु का निशाना एकदम सही लगा था और केवल एक गोली से ही लोमन ढेर हो गए थे। तब से पुलिस चप्पे चप्पे पर उन्हें ढूंढ रही थी और आज 8 दिसंबर 1930 को वे आईजी प्रिजन सिम्पसन का वध करने राइटर्स बिल्डिंग में आ गए थे। दूसरे थे दिनेश गुप्त, जिनका जन्म वर्ष 1911 में ढाका के निकट जशोलोंग गांव में हुआ था। वर्ष 1926 में मैट्रिकुलेशन करने के बाद वे मेदिनीपुर गए, जहां से उनका क्रांतिकारी जीवन प्रारंभ हुआ। और यदि बात करें बादल गुप्त की, तो वे बचपन से ही क्रांतिकारियों की कहानियां सुनते आए थे। स्कूल में अपने अध्यापक निकुंज सेन से बार बार खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की कहानी सुनाने का आग्रह किया करते थे। जब विनय, बादल और दिनेश सिम्पसन के कार्यालय पहुंचे, तब वे अपनी कुर्सी पर बैठे पत्र लिख रहे थे। उनका पर्सनल असिस्टेंट जेसी गुहा और चीफ पियन बागल खान उनके पास खड़े थे। असिस्टेंट पियन फागू सिंह दरवाजे के बाहर खड़े थे। बरामदे के पश्चिमी सिरे पर स्थित था सिम्पसन का ऑफिस। तेज कदमों से चलते हुए तीनों क्रांतिकारी सिम्पसन के ऑफिस तक पहुंच गए। फागू सिंह ने पूछा, साहब से मिलना है? विनय उत्तर देते हैं, हां। क्या वे अंदर हैं? फागू सिंह कहता है, हां, पर वे व्यस्त हैं। क्या आपकी भेंट पहले से निश्चित है? अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए। यदि नहीं हो तो इस रजिस्टर में अपना नाम लिख दीजिए। मैं साहब को बता दूंगा, लेकिन जब तक वे आपको नहीं बुलाते, आपको इंतजार करना होगा। तभी बागल खान ऑफिस से बाहर निकलता है। तीनों क्रांतिकारी दोनों चपरासियों को धक्का देते हुए अंदर घुस जाते हैं। उनके रिवॉल्वर उनके कोटों की जेब से बाहर आते हैं। सिम्पसन जैसे ही सिर उठाकर देखता है, स्वयं को रिवॉल्वरों के निशाने पर पाता है। डर के मारे उनका पीए जेसी गुहा पीछे हट जाता है। तभी सिम्पसन को क्रांतिकारियों की गोलियां छलनी कर देती हैं। उन्हें हिलने का भी अवसर नहीं मिलता है।
कुर्सी पर बैठे बैठे ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और गुहा शोर मचाते हुए बरामदे में भागने लगता है। कुछ ही कदम दूर लाल बाजार स्थित कलकत्ता पुलिस मुख्यालय को तुरंत सूचित कर दिया जाता है कि आईजी प्रिजन सिम्पसन की हत्या हो गई है। 2-3 मिनट में ही पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगर्ट रिजर्व पुलिस के साथ दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंच जाता है। बंगाल के आईजी पुलिस क्रेग का कार्यालय भी राइटर्स बिल्डिंग के दूसरे तल पर था। वे भी पिस्तौल हाथ में लिए प्रथम तल पर पहुंच जाते हैं और विनय, बादल और दिनेश ये तीनों अपने हाथों में रिवॉल्वर लिए वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए बरामदे में पश्चिम से पूर्व की ओर चलते जाते हैं। बरामदा जहां कुछ पल पहले खूब चहल पहल थी, अब खाली हो चुका था। आईजी क्रेग ने तीनों क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाई पर निशाना चूक गया। तभी सार्जेंट फोर्ड, जो उस दिन छुट्टी पर था, अपने व्यक्तिगत कार्य से राइटर्स बिल्डिंग आया हुआ था, उसने आईजी क्रेग से पिस्तौल लेकर गोलियां चलाई पर उसके निशाने भी खाली गए। गोलियों का उत्तर गोलियों से देते हुए विनय, बादल, दिनेश तीनों तेजी से भागने लगे। उनके रिवॉल्वर के चैम्बर्स खाली हो रहे थे। दोबारा गोलियां भरने के लिए विनय और बादल पासपोर्ट ऑफिस में घुस जाते हैं। दिनेश बाहर बरामदे में ही गोलियां भरने लगते हैं। वहीं साथ के कमरे में सीनियर अफसर नेल्सन का ऑफिस था। शोर सुनते ही वे बाहर आ जाते हैं और दिनेश पर झपटते हैं। दिनेश आत्मरक्षा में गोली चलाते हैं जो नेल्सन की जांघ में लगती है। नेल्सन शरीर से बेहद हृष्ट-पुष्ट थे। गोली लगने के बाद भी दिनेश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। गोली की आवाज सुनकर विनय और बादल भी पासपोर्ट ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। विनय अपने रिवॉल्वर के बट से नेल्सन के सिर पर वार करते हैं, जिससे दिनेश नेल्सन की पकड़ से छूट जाते हैं। इरादा नेल्सन को मारने का नहीं था। वे सिम्पसन का शिकार करने आए थे और इसमें सफल रहे थे, पर अब वहां से स्वयं बचकर निकलने का मार्ग नहीं था। वे पुलिस द्वारा घिर गए थे। तीनों दोबारा पासपोर्ट ऑफिस में दाखिल होते हैं। दोनों ओर से गोलियां चल रही हैं, पर क्रांतिकारियों की गोलियां समाप्त हो रही हैं और वहां से जीवित बचकर निकलना संभव नहीं है और तीनों जीवित गिरफ्तार होने के लिए तैयार भी नहीं है। बादल गुप्त अपने साथ पोटेशियम साइनाइड लेकर आए थे। उन्होंने सारी शीशी खाली कर दी थी। 1 मिनट के अंदर ही बादल गुप्त बलिदान हो चुके थे। विनय और दिनेश ने अपने रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मार ली थी। पुलिस ने तुरंत उन दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया। अंग्रेज किसी भी कीमत पर उन्हें बचाना चाहते थे ताकि उनके बाकी साथियों तक पहुंचा जा सके। यह एक चमत्कार ही था दोस्तों कि सिर में गोली लगने के बाद भी दिनेश गुप्त बच जाते हैं। लेकिन इस घटना के 5 दिन बाद 13 दिसंबर को विनय बासु अस्पताल में मातृभूमि पर बलिदान हो जाते हैं। अंग्रेज दिनेश गुप्त से कोई राज नहीं उगलवा पाते। स्पेशल ट्रिब्यूनल बनता है जिसके मुखिया थे सेशन जज राल्फ रेनॉल्ड्स गार्लिक। जैसा अनुमान था, दिनेश गुप्त को फांसी की सजा सुनाई जाती है और फिर 7 जुलाई 1931 को कलकत्ता की अलीपुर जेल में सुबह 4:45 पर वंदे मातरम गाते हुए 19 वर्ष के वीर जवान दिनेश गुप्त मां भारती की सेवा में बलिदान हो जाते हैं। दोस्तों, कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग जहां खड़ी है, उस पूरे क्षेत्र को उन दिनों डलहौजी स्क्वायर कहा जाता था। देश की स्वतंत्रता के बाद वह स्थान अमर बलिदानी विनय बासु, बादल गुप्त और दिनेश गुप्त की पावन स्मृति में बीबीडी बाग हो गया। वहां उनकी प्रतिमा लगी है। जब उधर जाने का अवसर मिले तो उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।